नमस्कार, मेरा नाम है गौरव शर्मा और एचएमजी आईटी सॉल्यूशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे Lenovo G5080 सीरीज़ के लैपटॉप की सर्विसिंग कैसे की जाती है, जिसमें हम उसको डिसेंबल करना और असेंबल करना, लैपटॉप की बॉडी रिपेयर करना जिससे हिंज को फिक्स किया जा सके और उसकी क्लीनिंग, साथ ही साथ जो हमारा मेन मकसद है उसका डिस्प्ले रिप्लेसमेंट और रैम को अपग्रेड करना। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं, वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरे पास Lenovo का लैपटॉप है और इसके ऊपर Lenovo लिखा हुआ है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको पीछे के पैनल को दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखाई देगा। बैक पैनल को दिखाने का मेरा मकसद बस इतना है कि आप अपने लैपटॉप के सीरीज़ और मॉडल को इस फिगर से मैच करा सकें, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि जो वीडियो आप देख रहे हैं वो वीडियो आपके ही काम का है। अदरवाइज़ आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और अपने सेम मॉडल या सीरीज़ के लैपटॉप पे बनाई गई वीडियो को सर्च कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे बैटरी जो है वो पहले से निकाल रखी है। एक्चुअली कस्टमर जब मुझे ये लैपटॉप दे करके गया था तो मैंने उसके सामने पीछे की पैनल को खोल करके रैम को अपग्रेड कर दिया था। और जैसा कि अगर मैं पीछे का बैक पैनल खोलूँगा तो आपको ये ज़रूर दिखेगा कि उसके 2 रैम स्लॉट हैं और दोनों ही रैम स्लॉट्स के अंदर रैम लगी हुई है। तो आप ये कमेंट मत करना कि रैम तो पहले से लगी हुई थी और दोनों स्लॉट में, तो मैं किस तरह से रैम को अपग्रेड करूँगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं धीरे धीरे करके बैक साइड के जितने भी स्क्रू हैं उनको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से आसानी से खोल लूँगा। और थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है मैं इस पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर दूं या धीरे ही रहने दे सकता हूं। और ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ये बैक पैनल निकाल दिया है और ये देखिए इसमें कितनी सारी डस्ट लगी हुई है। और क्लीनिंग के पार्ट जब आएगा तो सारे पार्ट्स को डिसअसेंबल करने के बाद मैं इसको क्लीन करूँगा। देखिए आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे जो भी पार्ट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, और रैम आपको अगर पहचान पा रहे होंगे कि रैम कहाँ लगी है तो आप देख सकते हैं। और बाकी के जो भी स्क्रूज़ यहाँ पे लगे हुए हैं मैं एक एक करके सारे स्क्रू को खोल दूँगा। अगर जैसा कि मैं आपको बताऊँ कि अगर मुझे रैम ही अपग्रेड करनी होती तो मुझे कोई भी अदर स्क्रू खोलने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपली मैं यहाँ से रैम को अपग्रेड कर सकता था। अगर स्लॉट खाली होता तो मैं एक रैम की स्टिक को वहाँ पर लगा देता। अदरवाइज़ अगर रैम जो लगी हुई है वो मिनिमम क्वांटिटी की है और उसे ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है एक सिंगल स्टिक में, यानी 2 GB है और आप 4 GB करना चाहते हैं एक सिंगल स्टिक को, तो आप 2 GB की निकाल करके 4 GB लगा सकते हैं। और क्योंकि पहले से आपके पास अगर 4 GB लगी हुई है और एक 2 GB की लगी हुई है, यानी आपके पास टोटल 6 GB है, तो आप एक 2 GB की स्टिक को निकाल करके उसमें 4 GB की इंसर्ट करा देंगे, जिससे आपकी दोनों स्लॉट्स में 4 GB और 4 GB रैम हो जाएगी और टोटल अमाउंट जिसका आएगा 8 GB। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है रैम को अपग्रेड करना, बस स्लॉट होना चाहिए रैम लगाने के लिए, अवेलेबल स्लॉट्स। क्योंकि काफ़ी सारे लैपटॉप की सीरीज़ ऐसी होती है जिसमें कि आपको सिंगल रैम लगाने की ही एबिलिटी होती है। आप ज़्यादा रैम अपग्रेड कर सकते हो मगर उस सिंगल स्लॉट को ही यूज़ करके कर सकते हो, अगर उसकी कैपेबिलिटी हो मैक्सिमम रैम सपोर्ट करने की। ये जो स्क्रू है ये डीवीडी राइटर का है, जो कि डीवीडी राइटर को पकड़े रहता है। तो मैंने यहाँ से इसका स्क्रू निकाल दिया है और साथ ही साथ मैं इसको अलग भी कर दूँगा। और आज के टाइम पे देखा जाए तो मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा डीवीडी राइटर का यूज़ होता है, और हो सकता है आने वाले दिनों में डीवीडी राइटर भी बीच में बंद ही हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे सीरीज़ वाले अभी लैपटॉप आ रहे हैं जिनमें डीवीडी राइटर है ही नहीं। एक्चुअली वो इतना काफ़ी स्लिम किया जा रहा है लैपटॉप को, तो उसमें डीवीडी राइटर लगाने की जगह बची नहीं रही है। और आज के टाइम में मार्केट में USB डीवीडी राइटर अवेलेबल हैं आसानी से, तो जिनको ज़रूरत होती है वो एक्सटर्नली इसको यूज़ कर सकते हैं USB की सहायता से। और ये हमारी हार्ड डिस्क है और इसको भी मैं सेफली रिमूव कर लूँगा
एक्चुअली हार्ड डिस्क को कभी भी लापरवाही से नहीं खोलना चाहिए, ना ही उसको रखना चाहिए, क्योंकि ज़रा सी ठेस लगने पर हार्ड डिस्क जो है वो ख़राब हो जाती है। अगर उसको आप कुछ हाइट से ऊपर से नीचे वो गिरा भी देंगे ना, तो भी वो उसकी जान निकल जाएगी और ख़त्म हो जानी है। और चलती कंडीशन में तो आपको उसको ठेस पहुंचानी ही नहीं है। अक्सर ये होता है कि चलती कंडीशन में लैपटॉप गिर जाता है या झटके से कुछ होता है तो तुरंत विंडोज़ क्रैश हो जाती है, और उसका मेन कारण जो होता है वो हार्ड डिस्क का ख़राब होना ही होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे पीछे के स्क्रू खोल दिए, और ये कीबोर्ड जो है, ये कीबोर्ड भी पीछे कुछ स्क्रू लगे होंगे जिसकी सहायता से वो फिक्स हो रहा है, तो हम उसे भी देख लेंगे कि कौन कौन से स्क्रूज हैं। और अभी क्या करते हैं हम कि जो थोड़े बहुत वायर बचे हुए हैं उनको हम रिमूव कर लेंगे। जैसा कि ये आप वायर देख पा रहे हैं, ये वायर जो है वाईफाई का वायर है, जो कि इस वाईफाई डिवाइस के साथ यहाँ से कनेक्टेड है और एंटीने के लिए जा रहा है। यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, जो रैम मैंने लगा रखी थी उसको, दोनों रैम को मैं निकाल लूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे रैम अपग्रेड करने के लिए कहा था। तो रैम तो मैंने एक्चुअली पहले से लगा रखी थी। तो जैसा कि मैंने पीछे से स्क्रू खोल लिए थे इसके, लगभग आप जो सारे स्क्रू हैं पीछे के खोल देंगे तो कीबोर्ड जो है आसानी से निकल जाएगा। और कभी कभी गलती से क्या होता है कि जो कीबोर्ड के पीछे 2 स्क्रू या 3 स्क्रू होते हैं तो वो खुलते नहीं हैं, और हम इसको झटके से खोलते हैं तो ये लैपटॉप का जो कीबोर्ड है वो निकलता नहीं है और कुछ ना कुछ टूट फूट हो जाती है। तो आपको कुछ इस तरह से कीबोर्ड को निकाल लेना है। और इसका जो ऊपर का पैनल है उसको खोलने से या खींचने से पहले आप इसके जो भी कनेक्टर्स हैं या क्लिप्स हैं वो आप सिंपली निकाल लें। जैसा कि ये पावर की क्लिप है तो मैं इसको आसानी से निकाल लूँगा, और ये थोड़ा सावधानी से निकालना है क्योंकि ये ख़राब होती है ना तो काम भी नहीं करेगी। और ये हमारी टच पैड की है, दोनों को मैंने अलग कर लिया है। और ये जो हमारा फ़ैन है ये एक्चुअली अपर बॉडी से कनेक्टेड है, तो इसे बिना निकाले हम खोल नहीं सकते, तो इसको हमको खोलना पड़ेगा। कुछ ही सीरीज़ में ऐसा है जिसमें कि इस तरह के फिक्सिंग मिलती है आपको। ये फ़ैन है जो कि अभी क्लीनिंग करना होगा मुझे, क्योंकि डस्ट आ जाती है तो फ़ैन अच्छी तरह से मूव नहीं करता है या स्पीड उसकी थोड़ी सी स्लो हो जाती है, और उस कंडीशन में भी हीटिंग प्रॉब्लम आ जाती है। तो अभी मैंने इसको खोला है तो ये बहुत ही आसानी से खुल गया है। इसके अपर पैनल को मैं पुश करके ये निकल चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पावर का स्विच है और इसकी ये पत्ती है, और साथ ही साथ ये आपका टच पैड है और इसकी ये पत्ती है जो कनेक्टर है यहाँ पे लगा हुआ है। इसको आप देखें तो यहाँ पे ये मैंने प्रीवियसली ये लैपटॉप मेरे पास आया था तो मैंने इसकी बॉडी रिपेयर की थी, जो कि हिंज का इशू था। हिंज जो है वो ख़राब हो रही थी, इसकी वजह से प्रॉपर बैठ नहीं रहा था। तो मैंने यहाँ से जो है आपका फेविक्विक और वाइट सीमेंट का यूज़ करके इसको फिक्स किया था। तो अभी क्या हुआ है कि अभी मैंने जब बॉडी खोली है तो कुछ इश्यूज़ वापस से मुझे देखने को मिले हैं। तो 1-2 जॉइंट जो है नीचे की बॉडी में मैंने पहले लगाए थे हिंज को फिक्स करने के लिए, तो वापस से एक दो नहीं, सिर्फ एक ही जो स्क्रू लगाने का हिस्सा है वो ख़राब हो रहा है ये यहाँ पे। तो इसको मैं वापस से अभी सारा पार्ट खोलूँगा और ये आपको जैसे कि टूटा हुआ हिस्सा मिला है तो इसको मैं वापस से फिक्स करूँगा। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, हो जाएगा। और इसी रीज़न की वजह से मुझे इसको लैपटॉप खोलना पड़ा और क्लीनिंग ज़्यादा करनी पड़ी, अदरवाइज़ मुझे LCD लगाने के लिए इसको खोलने की ज़रूरत ही नहीं होती।
इवन लैपटॉप खोलने की ही ज़रूरत नहीं होती, एलसीडी जो है बाहर से ही लग जाती, कुछ ज़्यादा खोलने की ज़रूरत ही नहीं होती। ये एलसीडी का एक कनेक्टर है जो कि मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लूँगा, और रिमूव करने के साथ ही साथ मैं इसके ऊपर एक टेप से कवर लगा दूँगा, जिससे कि जब मैं लैपटॉप को क्लीन करूँ तो इसके ऊपर डस्ट ना जाए, क्योंकि बहुत ही बारीक पिंस होती हैं इसमें, तो डस्ट के एक आध दो पार्टिकल्स ही अगर वहाँ चिपक गए और फिर मैंने इसको लगा दिया तो काम नहीं करेगा, तो मैं भी परेशान होता रहूँगा कि भाई कहाँ प्रॉब्लम आ गई। नहीं, लेकिन नई प्रॉब्लम इसी तरह से क्रिएट हो जाती है अगर हम सावधानी नहीं बरतते हैं तो मैंने दोनों साइड में टेपिंग कर दी है, जिससे कि जब मैं साफ़ करूँगा मदरबोर्ड को या बॉडी को तो डस्ट जाएगी मगर उसके अंदर नहीं जाएगी। अब मैं हिंज को दोनों साइड से खोल लूँगा। ये वाईफाई के एंटीने का वायर है जो कि हमारी एलसीडी के फ्रेम के इर्द गिर्द जो है एंटीने का वायर पहुंच रहा होता है। मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकता था, मगर एक्चुअली वीडियो रिकॉर्ड करते समय तो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी, मगर मैंने काफ़ी कटिंग की है और मेन पार्ट ही आपके सामने रखा है, क्योंकि कस्टमर को ये लगता है कि लैपटॉप खोलना, उसे रिपेयर करना, उसे क्लीन करना बहुत आसान होता है, मगर जब लैपटॉप खोला जाता है तो नए नए चैलेंजेस, नए नए प्रॉब्लम भी सामने आ जाती हैं, जो कि कस्टमर को पता ही नहीं होता है, जो हम लोग ही फेस करते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा है, ये बॉडी रिपेयर की हुई थी, पहले मेरे हाथ से की गई थी, मगर अभी खोलते समय ये वापस से फिर से ब्रेक हो गई। और जैसा कि आप देख पाएंगे, एलसीडी रिप्लेस करने का मेरा रीज़न जो है, मैं आपको पेंसिल की सहायता से यहाँ पे रिमार्क करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में डाउन कॉर्नर पे दो डंप आए हुए हैं, दो ब्लैक स्पॉट्स आपको दिखेंगे। तो यही रीज़न था, जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे एलसीडी में, तो मैंने पेंसिल की सहायता से मार्क किया है, और यही रीज़न है बस इसका कि मुझे कस्टमर के कहने पर एलसीडी रिप्लेस करनी पड़ी। और वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ब्लैक पार्ट नहीं था, मगर कस्टमर को ज़रूरत थी तो करना पड़ा। अब एलसीडी को रिप्लेस करने के मैं इसके फ्रेम को अलग कर लूँगा। और इसको बहुत आसानी से आपको खोलना है, अगर आप खोलें इसको तो, क्योंकि जो इसकी ये क्लिप होती हैं वो 1-1 इंच के आसपास लगी रहती हैं, तो ये टूट जाएंगी तो लगने में भी बहुत परेशानी होगी, क्योंकि ये लगना आसान नहीं होता है इसका, और फिर बड़ा भद्दा सा हो जाएगा आपका लैपटॉप, टेप लगाना पड़ जाएगा आपको। तो ये जो इसका कनेक्टर है, इसमें मैंने टेप लगाई दिया था। अब क्योंकि अभी मुझे इस एलसीडी को बाहर निकालना है और इसके आसपास की जो डस्ट है उसे भी क्लीन करना है, तो अभी मैं ये जो नई एलसीडी है, डिस्प्ले है, इसको मैं चेक कर ले रहा हूँ कि ये प्रॉपर है कि नहीं है। एक्चुअली हमको जब एलसीडी लगानी होती है तो हम उसका पार्ट नंबर जो होता है वो मैच कराते हैं, या पार्ट नंबर देखते हैं, या कितनी साइज़ है उसकी। जैसे ये मेरे पास 15.6 इंच की डिस्प्ले है, और ये 30 पिन की है और पेपर है, और ये दोनों चीज़ें मुझे, तीनों चीज़ें जो हैं मुझे मैच करानी होती है नई एलसीडी लगाने के लिए। ठीक है, ये स्क्रू है जो एलसीडी को निकालने में आसान करेगा।
और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत हो जाती है और उसको एडिट करने में भी। मैंने चारों स्क्रू जो हैं वो खोल लिए हैं और ये मेरी एलसीडी जो है वो मैं आसानी से इसको ऊपर उठा करके निकाल सकता हूँ। और इसको उठाते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कनेक्टर है एलसीडी का मदरबोर्ड से जो कनेक्ट होता है वो कनेक्टर अभी भी फिक्स होगा। तो कभी कभी होता है कि वो चिपका होता है, तो आपको ऐसा झटके से नहीं करना है, आसानी से इसको उठाना है, क्योंकि कभी कभी ग्लो से वो चिपका भी दिया जाता है तो बड़े पंगे आ जाते हैं कुछ चीज़ों को। क्योंकि कभी कभी ये तो एक्चुअली कंपनी के द्वारा लगाई हुई एलसीडी है, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। मगर जैसे मैं यहाँ पे एलसीडी को रिप्लेस कर रहा हूँ और मैं जानबूझ के कुछ ऐसा कर दूँ कि भाई एलसीडी पीछे से चिपका दूँ, कुछ मजाक कर दूँ जानबूझ के, तो ऐसा कुछ लोग कर देते हैं। कई केस ऐसे मैंने देखे हुए हैं। तो उस कंडीशन में आप खींचोगे और वो एलसीडी ख़राब हो जाएगी। अगर जैसे कि अभी एलसीडी जो है थोड़ी बहुत कंडीशन में है और ये इसका टेप था जो कि इस कनेक्टर को वहीं ग्रिप किए हुए थे, तो जब आप इसको वापस से लगाओगे तो भी आपको टेप लगाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मैं वापस से इस कनेक्टर को भी कवर कर दूँगा, क्योंकि अभी जब मैं सारे पार्ट अलग अलग कर रहा हूँ तो उस कंडीशन में मुझे क्लीन करना है। तो अगर मैं इसको कवर नहीं करूँगा तो क्लीन करते समय इस पर भी डस्ट आ सकती है, तो इसलिए मैं इसको सेफ रखूँगा, क्योंकि मैं नए पंगे नहीं चाहता हूँ कि एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में बैठा हूँ और एक नया प्रॉब्लम खुद के लिए क्रिएट कर दूँ। ये नई एलसीडी है, डिस्प्ले है जो कि मैंने मंगवाई है और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको है दिख रही है इसके ऊपर। ये पुरानी वाली एलसीडी है, सैमसंग लिखा हुआ है इसके ऊपर, मेड इन चाइना। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है इसकी, और ये इसका कनेक्टर है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने ये 27 तारीख को मंगवाई थी और 1 साल की वारंटी है। फ्यूज़न कंपनी की है ये। फ्यूज़न कंपनी जो है बैटरी, चार्जर, एलसीडी और भी बहुत सारे पार्ट्स में डील कर रही है। अच्छी कंपनी है, अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, अच्छे पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। मार्केट में काफ़ी सारे कंपटीटर्स हैं, ये भी एक है। और ये ऊपर साइड में कैमरा है जो कि मैं कॉटन की सहायता से इसको क्लीन कर दे रहा हूँ, क्योंकि डस्ट जो है यहाँ पे भी आ ही जाती है। अभी मैंने लगभग सारा पार्ट यहाँ से क्लीन कर चुका है। आपको ये क्लीनिंग वाला पार्ट मैंने स्किप किया हुआ है, क्योंकि क्लीनिंग जो है इस कैमरे के सामने मैंने नहीं की है, क्योंकि सारा ये एरिया मेरा जो है वो गंदा हो जाता। तो क्लीनिंग के लिए मेरा अलग स्पेस रहता है, तो वहाँ पे मैंने इसको क्लीन कर दिया है। और क्लीनिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैंने अलग कुछ काम किया हो, अलग स्पेस बता रहा हूँ। तो सिंपली ब्रश से पहले जो सूखी हुई डस्ट होती है उसको रिमूव कर लेते हैं बहुत जेंटली, और फिर उसके बाद जो भी रस्ट होती है उसको आईपी की सहायता से छुड़ा लेते हैं। और जो भी कोने कोने होते हैं जहाँ पे रस्ट ज़्यादा लगी हुई है, नहीं निकल रही है, तो उसको कुछ इस तरह से मैं रुई यानी कॉटन से जैसे निकाल रहा हूँ उस तरह से निकाल सकते हैं।
ये आईपी के साथ मैंने इस कॉटन को भिगो रखा है और मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ ताकि रस जो है उसके रुई के साथ आ जाए, कॉटन के साथ आ जाए। और क्लीनिंग का पार्ट लगभग हो ही चुका है। तो ये नई एलसीडी मैंने रख करके सारे स्क्रू के होल्स को मैच कराया था कि अभी भी कोई इशू तो नहीं है, और ये सक्सेसफुली यहाँ पे पास हो चुकी है। तो अब अगली बारी है हमारी जो इसका करेक्टर है उसको हमें लगाना है। तो क्योंकि हमने पहले इसमें टेप लगाया हुआ था, इसको हमें वापस से निकालना होगा। तो हम इसको आसानी से निकाल लेते हैं, और इस कनेक्टर को हो सके तो कुछ टच करने की ज़रूरत भी नहीं है अपने को, क्लीन था, क्लीन है। और इसको सिंपली लगा देंगे जैसा था वैसे ही। और इसको प्रॉपर तरीके से लगाना है, क्योंकि लगाने के बाद हम पूरी तरह से इसको फिक्स कर दें और पता चला कि फिर से हमको वापस खोलना पड़ जाए और फिर से इसको लगाना पड़े। इसलिए बेहतर है कि एक बार लगाओ, अच्छे से लगाओ, देर से लगाओ मगर दुरुस्त लगाओ। अब ये तो फिक्स हो गया है और इसको मैं प्रॉपर तरीके से फिक्स कर दे रहा हूँ ताकि ये निकले ना। और गलत तरीके से करने की कोशिश भी नहीं करनी है, नहीं तो एक आध तार भी इसका ख़राब हुआ तो तार भी चेंज करना पड़ जाएगा। ये तो लग चुका है। अब ये आसानी से निकल ना जाए इसके लिए मैं वापस से इसके ऊपर टेप लगा दूंगा, सेलो टेप, क्योंकि हो सकता है लगाने में ये लूज़ हो जाए या निकल ही जाए। तो पहले भी आपने देखा होगा मैंने इसको निकाला था जब, तब टेप लगा हुआ था, वाइट वाला टेप। तो उसके ऊपर ही मैं एक और टेप लगा देता हूँ जिससे कि ये इधर उधर नहीं भागेगा। और ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। ये एलसीडी जो है बिल्कुल सही है, टेस्टेड है जैसा कि लिखा हुआ है। अभी तो मेरे एंड पे तो लगाने के बाद ही टेस्ट होगी। और इसको लगाने के बाद, इसको रखने के बाद सारे होल्स को हमको मिला लेना है, और एक एक करके हम जो है सारे स्क्रू को लगाएंगे, मगर टाइट नहीं करेंगे। टाइट हम जब करेंगे जब सारे स्क्रू सेट हो जाएंगे। तो हम एक एक करके सबको टाइट करना शुरू करेंगे, और ऐसा नहीं है कि सबको एक साथ ही टाइट कर देंगे, थोड़ा थोड़ा टाइट करते करते फाइनल टच दे करके फिर टाइट करेंगे सबको। तो ये हमारी एलसीडी जो है वो फिक्स हो गई है। ये हमारा अपर पार्ट है जिसमें हमारा कैमरा लगा हुआ है, और जिसको पावर और बाकी सिग्नल के जो केबल हैं वो यहाँ से जा रही है, आप जैसे देख सकते हैं, और इसी में इंक्लूड हो रही है। और ये केबल को प्रॉपर तरीके से लगा देना है, अंदर जा रही है ये।
कोई इशू भी नहीं है बहुत ज़्यादा बड़ा। इस केबल के साथ बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, बहुत ही प्यार से इस केबल के साथ बिहेव करना होता है, क्योंकि अगर प्यार से रखेंगे तो प्यार से रहेगी। ज़ोर ज़बरदस्ती से इसको अगर आपने काम किया तो ये गुस्सा हो जाती है और टूट जाती है। और आपको अपने से ज़्यादा गुस्सा कर लेगी। ये हमारा यहाँ तक काम हो चुका है और इसके कैमरे के फ्रंट साइड को भी मैं कॉटन से साफ़ कर लेता हूँ, जो कि गंदा हो जाता है। ये यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। एलसीडी वाला काम जो है हमारा लगभग हो ही गया है कंप्लीट। अब ये पार्ट करने से पहले एक्चुअली मैंने हिंज वाले पार्ट को फिक्स कर दिया था और बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं था वो, तो वो पार्ट स्किप है एक्चुअली। और जो लोग एलसीडी रिप्लेसमेंट के लिए इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं उनका तो काम हो ही गया है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है डिस्प्ले को रिप्लेस करना, मगर सावधानी से करना टफ होता है, क्योंकि जिसने कभी किया नहीं होता है तो वो काफ़ी जल्दी में रहता है। उसको लगता है कि कैसे तैसे बस हो जाए और वो कुछ ना कुछ नई प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है। तो मैंने इतना काम कर दिया है और इसके बॉटम को मैं लेकर के आ चुका हूँ और साथ ही इसके जो भी एसेसरीज़ हैं, जैसे कि ये चार्जर का कनेक्टर है उसको बैठा रहा था और अब हिंज को मैं बैठा करके सेट कर लूँगा वायर के साथ। और बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती आपको करनी है, नहीं तो टूट फूट मच जाएगी तगड़ी वाली। ये हिंज का जो नीचे का पार्ट देख रहे हैं आप, वाइट कलर का कुछ आपको दिख रहा होगा। एक्चुअली इससे पहले मेरे पास ये लैपटॉप आया था, तो उस कंडीशन में मैंने उस समय मैंने एक्चुअली इसके हिंज के लिए सॉल्यूशन किया था और जो भी नट थे उनको वाइट सीमेंट और फेविक्विक की सहायता से कवर किया था, कवर बनाया था और उनको सही जगह पे बैठाया था। अगर मैं वो वाला वीडियो तो एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं कर पाया था उस चीज़ को करते समय, तो अगर ऐसा कभी कोई नया केस मेरे पास आएगा तो कोशिश रहेगी कि मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड करूं और दिखाऊंगा कि किस तरह से एक हिंज के लिए हम बॉडी को रिपेयर कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम किस तरह से आती है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हमारी हिंज जो है वो लूज़ हो जाती है जब हम लैपटॉप को खोलते हैं, मतलब उसके अपर पार्ट को उठाते हैं बॉडी से, तो वो लूज़ हो जाती है, आसानी से ऊपर चली जाती है या आसानी से पीछे झूल जाती है, या खींचते उठाते समय नीचे का बॉडी जो है वो खुलने लग जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम जो होते हैं इसी वजह से होती है और कई केसेस में तो हिंज ही ख़राब हो जाती है, तो उसकी वजह से होता है। तो उस कंडीशन में तो हिंज को रिपेयर ही करना पड़ता है, या तो रिपेयर करने की कंडीशन ना हो तो उसे हमें चेंज ही करना पड़ता है।
तो यहाँ पे मैंने हिंज के स्क्रू जो है वो लगा दिए हैं। अब ये जो LCD का कनेक्टर है उसे मैं प्रॉपर तरीके से बैठा लेता हूँ, ताकि जब मैं पूरी बॉडी को फिक्स करूँगा तो उस समय कहीं ये बीच में रोड़ा ना अटका दे। और ये वाईफाई के जो वायर मैंने रिमूव किए थे इनको भी मैं सही पोजीशन में बाहर कर देता हूँ, और इसको भी रूटिंग कर देता हूँ, इसकी प्रॉपर रूटिंग, जिससे कि ये भी कहीं दबा के मर ना जाए। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जो हैं बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं। अगर इनका ख्याल नहीं करेंगे तो पंगे बढ़ेंगे। ये हमारा इतना काम हो गया है। ये जो बॉडी है नीचे की जिसमें मदरबोर्ड लगा हुआ आपको दिख रहा है, इसको भी मैंने क्लीन कर लिया था प्रॉपर तरीके से, ब्रश की सहायता से क्लीन किया था। और अब मैं इसकी कवर प्लेट को इसके ऊपर रख के यहाँ पे फिक्स कर दूंगा, क्योंकि हमारा यहाँ तक जो है काम हो ही चुका है। अब हमें और कोई चीज़ यहाँ पे करनी है नहीं, तो मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा वापस से। और ये जो हमारा पावर का कनेक्टर है इसको भी भूलिएगा नहीं, इसको तो ज़रूर से लगाना है, नहीं तो आप बटन दाबते रहेंगे और वो ऑन होता रहेगा, फिर आप मेरा वीडियो बार बार देखते रहेंगे, या जिस किसी का वीडियो आप देख रहे होंगे उसका भी आप ऐसे ही देखते रहोगे। क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें, नहीं तो खोलने के बाद भगा भगा के आगे पीछे करके देखना पड़ जाएगा। बॉडी को मैंने थोड़ा सा ग्रिप करके उसकी क्लिप्स को लगा दिया है, और इतना काम हो ही चुका है हमारा। और अभी कुछ स्क्रूज जो हैं हमें कीबोर्ड वाले हिस्से में लगाने हैं, और मैं उसको अभी नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे जस्ट अभी डिस्प्ले को टेस्ट करना है, तो इसीलिए मैं कीबोर्ड को लगा दे रहा हूँ कि मुझे पासवर्ड लगा हुआ है लैपटॉप में तो उसे खोलने में आसानी हो। तो मैं इतना करके बस पहले चेक करना चाहूँगा कि हमारी LCD जो है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मैं अभी फ़िलहाल मैं तो स्क्रू नहीं लगा रहा हूँ, और हो सकता है कि वीडियो में वो पार्ट स्किप हो जाए कि मैं इसके नीचे स्क्रू नहीं लगाया हूँ, मगर वो आपको ज़रूर से लगाना है। अभी फ़िलहाल तो मैं इसको लगा के ऐसे टेस्ट करने के लिए लगा रहा हूँ। आप लोग इस बात का ध्यान रखना है आपको कि कीबोर्ड लगाने से पहले आप स्क्रू को ज़रूर से लगा लें। आप अगर टेस्ट कर रहे हैं उस कंडीशन में तो ठीक है, या और कुछ करने के मकसद से आपने लैपटॉप खेला है तो वो अलग बात है। तो और बाकी के जो बैक साइड के कनेक्टर्स और पार्ट्स हैं उनको भी हम वापस से फिक्स कर लेंगे, जैसे रैम हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, और ये आपकी डिस्प्ले की केबल है इसको भी लगाना है हमें, और वाईफाई का जो वायर आपको दिख रहा है ब्लैक एंड वाइट कलर का उसे भी लगाना है। तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि मैंने इसको भी कवर किया था, तो इसके कवर को भी निकाल लेना है जो टेप से मैंने कवर किया था, नहीं तो आप इसको भी लगाते रहेंगे वो लगता ही रहेगा। आगे टेप लगा होगा आपको ध्यान ही नहीं होगा कि टेप लगा हुआ है और लग क्यों नहीं रहा है वो। इतना पतला कनेक्टर होता है ना कि लगता ही नहीं है। अच्छा देखिए मेरी गलती देखिए, मैं भी टेप लगा के मैं भूल गया हूँ, मैंने टेप लगा रखा था। ठीक है कोई नहीं, एक्चुअली इतना ट्रांसपेरेंट है कि मुझे भी नहीं दिखा, और मैं कनेक्टर लगाया जा रहा हूँ लग ही नहीं रहा है। कोई नहीं, हो जाती है मिस्टेक, इंसान ही है हम भी।
तो यहाँ पे VGA केबल लग चुका है। आप भी कहेंगे कैसा मजाक करता है ये। आपको दिख रहा था क्या? मुझे तो नहीं दिख पा रहा था, लास्ट में दिखा। और ब्लैक और वाइट कलर के 2 केबल होते हैं जो कि वाईफाई डिवाइस में लगे होते हैं। तो आपको देख लेना है, 1-2 सिंबल आपको दिख जाएंगे वाइट और ब्लैक कलर के लिए, तो गलत नहीं लगाना है, जैसे लगे हैं वैसे ही लगाना है। अगर आप भूल जाते हैं तो आप असेंबल करने के लिए तो डिसेंबल करते समय उसको नोट डाउन कर लिया करें, जो भी आप केबल को रिमूव करें या स्क्रू को रिमूव करें। होता क्या है कि जो भी स्क्रू होते हैं लैपटॉप में वो कभी कभी अलग अलग साइज़ के भी होते हैं पूरे लैपटॉप में, और कभी कभी काफ़ी सिमिलर भी होते हैं लंबाई में और मोटाई में भी। तो अगर आपको इशू हो तो एक पेपर लें वाइट, उसके ऊपर एक डायग्राम सा बनाएं, एक रफ़ डायग्राम लैपटॉप का, और जहाँ जहाँ पर स्क्रू लगे हुए हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पे छेद करके उस पेपर में आप उसको स्क्रू को रख लें, ताकि आपको याद रहे कि कौन सा स्क्रू आपने कहाँ से निकाला था। क्योंकि एक तरीका होता है सीखने का या करने का या याद रखने का। कि किस तरह से हम स्क्रू को निकालें और याद रखें। आगे कभी कोई मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको इस बात को ज़रूर दिखाऊंगा कि वाइट पेपर के साथ हम कैसे स्क्रू को रख सकते हैं कि कौन सा स्क्रू कहाँ का है। और ये जो रैम है वो मैंने अपग्रेड पहले भी कर रखी थी, तो आपको लगेगा कि मैंने रैम निकाली है, मगर वो मैंने बीच में लगाई थी, एक्चुअली वो पार्ट में कवर ही नहीं हुई है। और ये जो एक रैम है वो मैंने अभी अपग्रेड की हुई है। और ये हार्ड डिस्क है जो कि मैं बहुत ही सावधानी से लगाऊंगा। हार्ड डिस्क से बहुत प्यार करें, नहीं तो ये आपसे नफ़रत करने लग जाएगी अगर आपने इसको प्यार नहीं किया तो। और हार्ड डिस्क के भी जो चारों स्क्रू हैं वो हमें ज़रूर से लगाने हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क जो है वो हिलती डुलती नहीं होनी चाहिए, एक जगह फिक्स रहनी चाहिए हमेशा, कभी भी शेकिंग कंडीशन में नहीं होनी चाहिए, 1% का भी उसमें मूवमेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो अगर हिलेगी डुलेगी तो उसके जो प्लेटर्स हैं और प्लेटर्स के ऊपर या नीचे हेड लगे हुए हैं वो मूव करेंगे, और चलती कंडीशन में मूव करना मतलब आपकी हार्ड डिस्क से आपको हाथ धोना। और यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दी है, और ये भी अश्योर कर लिया था कि सारे केबल कनेक्टर और जो डिवाइसेस हैं जो भी नेसेसरी है वो मैंने लगा दिए हैं। अब मैंने पावर ऑन कर दिया है और ये मेरा सिस्टम जो है वो बूट कर चुका है। और अभी आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है, मैं अभी आपको स्क्रीन दिखाऊंगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि सारी चीज़ें लगभग सही हैं, और अभी मैं पासवर्ड डाल करके इसका यूज़र अकाउंट लॉगिन करके देखूँगा कि पूरा पार्ट जो है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या इसका अभी लाइट कलर है, और कभी कभी अगर फ्लिकरिंग की इशू होती है कि पावर केबल लगाते ही डिस्प्ले जो है फ्लिकर कर रही है, यानी ऑन ऑफ ऑन ऐसा कुछ हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको रिजोल्यूशन की उसकी जो फ्रीक्वेंसी के हर्ट्स होते हैं वो थोड़े से घटा देना है। अगर वो ज़्यादा हैं तो, या जो भी बैलेंसिंग हो वहाँ से अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ये इशू उसी समय होता है जब आपने LCD डिस्प्ले जो है वो HD या फुल HD में लगाई है। अगर आपकी पहले फुल HD थी और आपने HD लगाई है, या HD थी और फुल HD लगाई है, तो वो सपोर्टिंग का इशू हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप इसको
चेंज करना ज़रूरी है। और वो ऐसा नहीं है कि आपकी एलसीडी ख़राब है इस वजह से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सॉफ्टवेयर में थोड़े से चेंजेस करने होंगे और वो सही हो जाएगी। और यहाँ पे बस डीवीडी राइटर ही रह गया था, तो मुझे सिस्टम को बूट कराने के लिए या ऑन करने के लिए उसको डीवीडी राइटर का कोई खासा यूज़ नहीं था, इसलिए मैंने उसको उस समय नहीं लगाया था। और अभी जैसे कि मैंने टेस्ट कर लिया है, मेरी रैम अपग्रेड हो चुकी है, मुझे डिस्प्ले कर रही है 8 GB, 4 GB की एक सिंगल स्टिक है और यहाँ पे 2 स्टिक लगी हुई हैं, एक सेपरेट स्लॉट्स के अंदर। तो मेरी कंप्लीट 8 GB इस लैपटॉप के अंदर हो चुकी हैं और 1 TB की हार्ड डिस्क है मेरी इस लैपटॉप में। और बाकी के जितने भी स्क्रूज़ थे वो भी मैं हाथों हाथ लगाते जाऊंगा, क्योंकि अपना जो सारा काम हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड के नीचे के कुछ स्क्रूज़ 3 या 4 स्क्रू जो हैं वो अभी बचे हुए हैं लगाना, तो वो भी मुझे लगाने हैं। और अगर आप खोल रहे हैं या साथ साथ वीडियो को देख रहे हैं तो उस कंडीशन में आप भी ज़रूर से याद से उसको लगा लें। अब मेरा जो मकसद था वो मैंने आपको बताया कि मुझे रैम अपग्रेड करनी थी इस लैपटॉप में और क्लीनिंग करनी थी, साथ ही साथ हिंच जो कि थोड़ी सी लूज़ हो गई थी बॉडी ब्रेक होने की वजह से, तो मैंने उसे भी फिक्स किया है। और मेरा मेन मकसद उसके साथ ही साथ इस लैपटॉप के स्क्रीन को रिप्लेस करना था, जो कि कस्टमर की खासा रिक्वायरमेंट थी। तो वो सारी चीज़ें मैंने जो है इस वीडियो में लगभग कवर कर दी हैं। मुझे लगता है हिंज के लिए बॉडी को रिपेयर करने वाला पार्ट जो है वो मैंने स्किप किया है। तो हो सकता है अगर कभी मेरे पास नया कोई ऐसा केस आएगा जिसमें मुझे हिंज के लिए बॉडी को रिपेयर करना हो तो मैं उसको ज़रूर से कवर करूँगा। और यहाँ पे मुझे हल्की फुल्की डस्ट दिख रही थी, तो अब ये पता नहीं कहाँ से आई, तो मैं फिर से ब्रशिंग कर दे रहा हूँ कि भाई हल्की फुल्की डस्ट जो है वो हट जाए। और ये जो फाइनल कवर होता है जिससे हम 2 चीज़ें आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, एक तो हमारी रैम और एक हार्ड डिस्क। तो उसके लिए दिया होता है कि कोई भी नॉर्मल यूज़र ये 2 या 3 स्क्रू खोल करके इन दोनों चीज़ों को एक्सेस करके कुछ भी सेटलमेंट कर सकता है। जैसे उसको अगर हार्ड डिस्क अपग्रेड करनी है तो यहाँ से खोल के कर सकता है, और अगर उसको रैम अपग्रेड करनी है या रैम में मॉइस्चर आ गया है उसको सही करना है तो वो भी कर सकता है। मतलब एक कस्टमर जो कि एक ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है उसको एक नॉर्मल यूज़र की तरह होता है उसके लिए। तो यहाँ पे मैं पावर बटन को ऑन कर लेता हूँ और मेरी एलसीडी जो है वो ऑन हो चुकी है। मैं आपको अब दिखा देता हूँ फाइनल। ये मेरी नई एलसीडी है, डिस्प्ले है, और इसकी जो टच गार्ड है वो मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया है क्योंकि ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये यूज़र अकाउंट यहाँ पे 2 या 3 शो कर रहा है मुझे, तो मैं लॉगिन करके इसको चेक कर लूँगा, मगर आपके लिए मैं इसके स्किप कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है। और बस बचा है तो आपको मैं फिर से याद दिला दूँ कीबोर्ड के नीचे का स्क्रू, जो कि मैं अभी इसको ज़रूर से कर दूँगा और आपको भी याद से कर लेना है। अगर आप इस वीडियो को देख के डिसेंबलिंग और असेंबलिंग या कोई भी काम जो आप सोच के आए हो अंदर करने के लिए वो आप करोगे। तो मैंने इसका पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लिया और मेरा ये सक्सेसफुली हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।